नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी लेकर के आए हैं ये एक कुख्यात अपराधी रंगा और बिल्ला की है। दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस कहानी को सुना होगा और बहुत लोगों ने इस कहानी को नहीं भी सुना होगा। और दोस्तों, जिन्होंने सुना भी है वो जो आज मैं फैक्ट बताने वाला हूँ उनको भी ज़रूर से सुनना चाहिए। हो सकता है उन्होंने इस फैक्ट के बारे में कभी जाना ही ना हो। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये 1982 की बात है जब रंगा और बिल्ला जेल में होते हैं। रंगा बिल्ला नामक ये दो अपराधी जेल में मौजूद थे और उनको फांसी दी जानी थी। फांसी की तारीख थी 31 जनवरी 1982। सुबह के 5 बज रहे थे और रंगा और बिल्ला को जगाया जाता है और दोनों को नहाने धोने के लिए बोला जाता है। जिनमें से जो रंगा होता है वो आराम से नहा धो लेता है और बिल्ला जो होता है वो नहाने से मना कर देता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, वो रंगा और बिल्ला जो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। रंगा बोल रहा था दरअसल कि मैं तुम्हारी वजह से आज फांसी चढ़ने वाला हूँ, और जो बिल्ला था वो भी बोल रहा था कि मैं तुम्हारी वजह से फांसी चढ़ने वाला हूँ। ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, बिल्ला जो था वो बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था। आज फांसी का दिन था उसकी, लेकिन उसके अंदर बहुत भय था और वो मरने से बहुत कतरा रहा था, बहुत डर रहा था। फांसी की सजा थी और थोड़ी ही देर में उनको फांसी भी होने वाली थी, लेकिन बिल्ला के अंदर डर साफ साफ देखा जा रहा था। लेकिन दोस्तों, वहीं जो रंगा था, रंगा एक सनकी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसके आंखों में एक भी डर नहीं था, जिसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। जबकि एक ही घंटे बाद उन दोनों को फांसी दी जानी थी, लेकिन एक डरा हुआ था और रंगा के चेहरे पे कोई डर, कोई खौफ नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे सब नॉर्मल चल रहा है। दोस्तों, ब्लैक वारंट नाम की एक किताब छपी है जिनकी लेखक सुनील कुमार गुप्ता हैं और उनकी सहायक लेखिका सुनित्रा चौधरी हैं। इस किताब में रंगा और बिल्ला की बारे में पूरा जिक्र किया गया है। इन्होंने क्या अपराध किया था, इनको कैसे सज़ा मिली और ये कैसे अपराध को छुपाने के लिए कहाँ कहाँ गए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रंगा और बिल्ला एक ऐसे कुख्यात अपराधी थे। उस ज़माने में, उस दौर पे इनको ऑल इंडिया में जाना जाता था। तो आइए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। 26 अगस्त 1978 धौला कुआं, जहाँ ऑफिसरों के क्वार्टर बने हुए थे, वहीं एक ऑफिसर रहते थे जो कि एक नेवी ऑफिसर थे। उनका नाम मदन मोहन चोपड़ा था और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम गीता चोपड़ा था और एक बेटा भी था उनका जिनका नाम संजय चोपड़ा था। दोस्तों, जो उनकी बेटी थी वो सेकेंड ईयर में थी और जो बेटा था वो 10th क्लास में पढ़ रहा था। अब दोस्तों 26 अगस्त 1978 जो कि गीता चोपड़ा नाम की जो मदन मोहन चोपड़ा की बेटी थी, उनको सिंगिंग का बहुत शौक था और वो ऑल इंडिया रेडियो में आज शाम को अपनी रिकॉर्डिंग करवाने वाली थी, अपनी सिंगिंग की रिकॉर्डिंग करवाने वाली थी। दोस्तों, उनको सिंगिंग कंपटीशन प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का बहुत शौक था और शाम के 7 बजे उनको ऑल इंडिया रेडियो में अपनी रिकॉर्डिंग भी करवानी थी। अब वो अपने पिताजी से बोलते हैं, लेकिन उनके पिताजी वहाँ मौजूद नहीं थे, वो किसी और काम से कहीं फंसे हुए थे। उन्होंने बोला कि बेटी, तुम ऐसा करो कि छोटे भाई संजय के साथ चली जाओ और अपना वहाँ जाकर के रिकॉर्डिंग करवा लेना। उसके बाद दोनों लोगों को मैं वहीं से पिक कर लूँगा और घर ले आऊँगा, क्योंकि उतना टाइम वो फ्री नहीं थे कि उनको वहाँ लेकर के जा पाएँ। दोस्तों, उनकी जो बेटी होती है गीता, वो अपने छोटे भाई के साथ शाम को निकल पड़ती है ऑल इंडिया रेडियो के लिए। और वो रोड के किनारे एक डाक खाना था जहाँ पे खड़ी किसी ऑटो का इंतज़ार कर रही होती है। काफ़ी देर से खड़ी थी, कोई ऑटो बस वगैरह मिल नहीं रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर में एक येलो कलर की कार आती है और वहीं पे रुकती है और उन दोनों को बोलती है कि आ जाओ, बैठ जाओ। दोस्तों, ये दोनों लोग जाकर के, गीता जो थी और जो संजय था, दोनों जाकर के उस कार में बैठ जाते हैं। उसके बाद कार ऑल इंडिया रेडियो की तरफ चल पड़ती है। अब दोस्तों, कार के चलते ही आराम से बैठे ही थे, लेकिन आगे चलते चलते थोड़ी देर में वो कार जो होती है वो ऑल इंडिया रेडियो के लिए जो रास्ता जाता था उस रास्ते से अलग रास्ता पकड़ लेती है। गीता का भाई संजय था, उसको तो कुछ मालूम नहीं था, छोटा ही था, लेकिन गीता वहाँ आने जाने का रास्ता जानती थी। उसको बखूबी पता था कि कौन सा रास्ता वहाँ पे जाता है और वो तुरंत ड्राइवर को बोलती है कि भैया किस रास्ते पे जा रहे हैं, ये रास्ता गलत है। ऑल इंडिया रेडियो की तरफ जो रास्ता जाता था
उस रास्ते को आप छोड़ के गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तभी दोस्तों वो ड्राइवर कार को नहीं रोकता है और गीता जो है उसको पीछे से हाथ से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक हाथ से हाथापाई करने लगता है और गीता भी उसके साथ हाथापाई करने लगती है, लेकिन वो गाड़ी को नहीं रोकता है। और जो संजय था वो गाड़ी की खिड़की खोल करके और बाहर चिल्लाता है बचाओ बचाओ, ऐसे करके आवाज़ देता है। दोस्तों वहीं एक कारोबारी थे, जो कारोबारी ये हाल देखते हैं वो एक स्कूटर पे थे। वो उस गाड़ी का पीछा करते हैं, हालांकि गाड़ी अभी ट्रैफिक में ही थी, शहर के अंदर थी, तो उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी। वो स्कूटर से भरपूर प्रयास करते हैं कि इस गाड़ी को पा जाऊं और देख लूं क्या हाल है और बच्चों को बचा लूं, शायद उनको कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही रोड में आगे चल करके कार को खुला एरिया मिलता है, कार वाला गाड़ी को बहुत ही तेज गति से चलाने लगता है। उसके बाद जो स्कूटर वाले कारोबारी व्यक्ति थे वो पीछे रह जाते हैं और कार वाले निकल चुके होते हैं तब तक। अब दोस्तों ये जो सारी घटना हो रही थी ये दिल्ली की घटना है। अब आगे चल के दिल्ली के एक सुनसान एरिया में, हो सकता है आज की डेट में वहाँ पे बहुत डेवलप हो गया होगा, लेकिन तब का वो सुनसान एरिया था। वहाँ एक सुनसान जगह पर जाकर वो गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद उन दोनों को गाड़ी से नीचे उतारते हैं और उसके बाद एक सुनसान एरिया पे लेके चले जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन हैं। उसके बाद वो जो बेटी उनकी होती है मदन मोहन जी की, गीता बताती हैं कि मेरे पापा नेवी में है और मदन मोहन चोपड़ा नाम है उनका। अब वो जो आरोपी उनको किडनैप करके लेके गए थे वो पैसे के लालच से लेके गए थे कि कोई बड़े घर के बच्चे मिल जाएं जिनसे वो अच्छी मोटी रकम वसूल सकें। लेकिन जैसे ही वो नेवी का नाम सुनते हैं तो उनका चेहरा सूख जाता है। उनका चेहरा इसलिए सूख जाता है कि तब के दौर में सरकारी नौकरी जो थी उतना पैसा कहाँ, ज़्यादा पैसा मिलता नहीं था। और उनके दिमाग में आता है जो किडनैपर थे कि यार कितना पैसा मिल जाएगा यार, हम लोगों ने गलत व्यक्ति को उठा लिया, यहाँ से हमें पैसा मिलने वाला नहीं है। उसके बाद उनको थोड़ा पछतावा होता है इस बात का, लेकिन अब वो सोचते हैं कि छोड़ सकते नहीं हैं। अगर हम छोड़ देंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे घर के बच्चे हैं ये और इन्होंने हमारा चेहरा भी पहचान लिया है। दोस्तों जो बिल्ला होता है वो बच्चे को वहीं पास दूर झाड़ियों में ले जाता है। जो बच्चा होता है संजय चोपड़ा, उसको दूर झाड़ियों में ले जाता है और वहाँ जा कर के एक बड़ी सी तलवार निकालता है और तलवार से उसके ऊपर जोरदार वार करके और उस बच्चे को भगवान के पास भेज देता है। अब दोस्तों उसके बाद इधर जो रंगा था, ये रंगा क्या करता है, जो लड़की थी गीता उसके साथ गंदा व्यवहार करना चालू कर देता है और धीरे धीरे करके गीता इससे खूब लड़ती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता और रंगा जो था गीता के आबरू के साथ खिलवाड़ करता है और उसके साथ गंदा काम करता है। उसके बाद जो ये बिल्ला था ये भी वहाँ पे पहुँच जाता है। बिल्ला के पहुँचने के बाद ये बिल्ला भी अब गीता के साथ गंदा काम करता है और उसके बाद ये दोनों 2 घंटे तक करीब एक बारी बारी से गीता के साथ गंदा काम करते हैं और उसके बाद ये उसे भी मार देते हैं, उसको भी इस दुनिया से जुदा कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद ये फंस न जाएं इस वजह से दिल्ली शहर को छोड़ करके और मुंबई भाग जाते हैं। अब ये 2 दिन तक पता ही नहीं चलता। जो नेवी ऑफिसर थे वो कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, पुलिस को बताते हैं कि मेरी बेटी जो गीता थी वो ऑल इंडिया रेडियो में अपनी रिकॉर्डिंग करवाने गई थी और उसके बाद वो वापस आई ही नहीं और ना ही वो ऑल इंडिया रेडियो में पहुंची। अब ये सारी घटना पुलिस दर्ज करती है और केस को जांच करती है, पता करने की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ पता चल नहीं रहा था। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है, धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। दोस्तों 2 दिन बाद वहीं दिल्ली के बाहरी एरिया में कोई भैंस चराने वाला व्यक्ति था जो वहाँ भैंसें चरा रहा होता है। वो भैंसें चराते चराते वहीं पास देखता है कि 2 लाशें पड़ी होती हैं। उन 2 लाशों को देखते ही वो व्यक्ति जो भैंस चरा रहा था वो पुलिस को कंफर्म करता है इस मामले को और वहाँ तक पुलिस तक जानकारी देता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है मौके पर और वहाँ जाके जब शिनाख्त करती है, पहचान करती है, तो पहचान में पता पाती है कि ये जो दोनों बच्चे हैं ये वही बच्चे हैं जो कि खोए हुए थे, जो गुमशुदा थे। मदन मोहन चोपड़ा के दोनों बच्चे थे।
मदन मोहन चोपड़ा जी को भी इस बात की खबर दी जाती है, वो भी आकर के पहचान करते हैं अपने बच्चों की और बहुत दुखित है, बेहद ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई थी क्योंकि बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पाला पोसा था उन्होंने और उनके बच्चे भी बहुत कामयाब थे और बहुत होशियार थे। दोस्तों, अब मदन मोहन चोपड़ा जी का पूरा परिवार सदमे में था। पुलिस को, वो भी एक नेवी ऑफिसर थे, तो पुलिस को काफ़ी ज़्यादा टाइट किया जाता है इस मामले के लिए और जल्द से जल्द इसकी जांच तक पहुंचने के लिए पुलिस को सख्त किया जाता है। अब इसकी जो है जांच बहुत ज़ोरों से चल रही थी क्योंकि मदन मोहन चोपड़ा जी नेवी के जाने माने ऑफिसर थे और उनकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक थी, जिसकी वजह से इस मामले की जांच बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी। अब जितने भी दिल्ली के आसपास के राज्य पड़ रहे थे, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, जैसे जितने भी राज्य थे, सब में छानबीन को काफ़ी गहराई से किया जाता है और ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को अभी तक उस मामले से जुड़ा हुआ एक भी ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे कि इस केस की कोई भी कड़ी जुड़ रही होती। पुलिस भी काफ़ी हताश थी और प्रेशर बहुत ज़्यादा बन चुका था अब तक, क्योंकि गीता जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज का नाम होता है जीजस मैरी। उस कॉलेज में अब जितने भी छात्र थे वो प्रदर्शन करने लगते हैं और मार्च निकालने लगते हैं। बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका था। अब गीता और संजय का जो केस था, इसको लेके जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया था और धीरे धीरे पूरे भारत में इस मामले की रैलियां निकलने लगी थीं और रोडों पर लोग भी निकल आए थे। यह सब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। तभी एक दिन उसी कॉलेज के छात्राओं को, उस कॉलेज में जितने भी छात्र थे उनको समझाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भी जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस ज़माने में विदेश मंत्री के पद पे थे। वो वहाँ पर समझाने के लिए गए हुए थे, लेकिन तभी वहाँ मौजूद जितने भी कॉलेज के छात्र थे वो पत्थरबाजी करने लगते हैं और एक पत्थर अटल बिहारी जी के सर पे आके लग जाता है। उसके बाद सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है और उन्होंने नीचे से ऊपर तक सफ़ेद पोशाक पहन रखा था, पूरा खून से लथपथ हो जाता है। दोस्तों, मामला ऐसे ही चल रहा था। अब इतना ज़्यादा तेज़ी इस मामले ने पकड़ ली थी कि ऊपर से नीचे तक पूरा प्रशासन परेशान था। अब दोस्तों, इस केस को सॉल्व होने का टाइम नज़दीक आ चुका था और जो आरोपी थे वो खुद फंसने के लिए तैयार थे। ये रंगा और बिल्ला जो थे ये मुंबई भाग चुके थे। वहाँ से, मुंबई से ये आगरा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और आगरा पहुँच भी जाते हैं। आगरा में अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते थे। अब ये जिस भी ट्रेन को पाते बैठ जाते, बस भाग रहे थे इधर उधर, क्योंकि इनको भी पता था, ये भी अखबार वगैरह हर जगह पढ़ रहे थे। दोस्तों, कहानी का मेन पहलू ये है कि जिस दिन किडनैपिंग हो रही थी उस दिन स्कूटर से एक जो कारोबारी था, उन्होंने अपनी स्कूटर से उस कार का पीछा भी किया था, लेकिन कार की गति तेज होने के चलते स्कूटर से पीछा करना उनका कामयाब नहीं रहा और वो पीछे ही रह गए थे। लेकिन उन्होंने कार में मौजूद रंगा बिल्ला जो थे उनके चेहरे पहचान लिए थे और उनके चेहरे पहचानने के बाद जब ये केस ओपन हुआ था और इतना ज़्यादा मीडिया वगैरह में आने लगा था, उसके बाद उनको भी पता चलता है, जो व्यापारी हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये उन्हीं दो बच्चों के साथ हुआ है जिनको कार में उस दिन लेकर किडनैपर जा रहे थे। अब उनको थोड़ा बहुत चेहरा याद था, उस हिसाब से वो पुलिस की मदद करते हैं और रंगा और बिल्ला दोनों के स्केचेस बनवा देते हैं। वो दोनों की स्केचेस बनवाने के बाद हर जगह अखबार में उनके स्केचेस मौजूद थे। हालांकि स्केचेस में काफ़ी हद तक चेहरा मिलता जुलता था और रंगा बिल्ला अपने चेहरे पे कभी रुमाल तो कभी गमछा वगैरह बांध के इस तरह से अपनी पहचान को छुपाते हुए दर दर भटक रहे थे। अब रंगा बिल्ला आगरा आ चुके थे। आगरा से वो एक ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन में अंदर घुस जाते हैं। अब दोस्तों, इसी ट्रेन में रंगा और बिल्ला की सबसे बड़ी भूल हुई थी, जिस वजह से वो लोग पकड़े गए थे। वो दरअसल जिस ट्रेन में घुसे थे, उस ट्रेन में जो आर्मी वालों के लिए स्पेशल डिब्बे होते हैं, जो स्पेशल बोगियाँ होती हैं, उन्हीं में जा कर के घुस गए थे। अब वहाँ ट्रेन चलने के बाद वहाँ मौजूद एक आर्मी ऑफिसर थे। वो रंगा और बिल्ला से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और अंदर कैसे घुस आए। तभी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी आर्मी वाले हैं।
तो बोलते हैं कि ठीक है आर्मी वाले हो, अपना कार्ड दिखाओ। लेकिन उनके पास ऐसा कोई कार्ड नहीं था जो आर्मी से रिलेटेड किसी भी पोस्ट का हो। अब वो लोग तमाम बहाने बनाते हैं, लेकिन जो आर्मी ऑफिसर थे वो समझ चुके थे कि ये दोनों व्यक्ति आर्मी वाले नहीं हैं, बहाना बना रहे हैं। और उन्होंने अपने मन में सोचा कि इनको अगले ही स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। और वो अपने आसपास जितने दोस्त मौजूद थे उनसे भी ये बात बताते हैं कि 2 लड़के चढ़ाए हैं जो अपने आप को आर्मी वाला बता रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं वो लोग। जिस दोस्त से बताते हैं वो दोस्त जब उनको जाकर के वहाँ देखते हैं, वो अखबारों से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे और अक्सर अखबार पढ़ा करते थे। और उन्होंने बहुत बारीकी से वो स्केच देखे थे दोनों व्यक्तियों के जो अखबार में चढ़े हुए थे, रंगा और बिल्ला के। अब उन दोनों व्यक्तियों की स्केचेस देखने के बाद जब उन व्यक्तियों को वो देखते हैं जो कि उनके दोस्त बता रहे थे कि ये दोनों आर्मी वाले बन के ट्रेन में चढ़ाए हैं, अब वो देखने के बाद उनको डाउट हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्ल मिलती जुलती लग रही थी। और वो उनको बिना खबर किए ये बात अपने बाकी आर्मी वालों को बताते हैं कि ये जो 2 व्यक्ति चढ़े हैं, हो ना हो इनकी जो शक्ल है ये अखबार में छपे 2 जो अपराधी हैं, रंगा और बिल्ला, इनसे हूबहू मैच कर रही है। लेकिन ऐसा करो कि इस बात की इनको जरा भी खबर ना हो और हम आगे चल करके दिल्ली पहुंचने के बाद इनको पुलिस के हवाले कर देंगे। और दोस्तों होता भी ऐसा ही है, वो इनको जरा भी ज्ञात नहीं होने देते कि इनके बारे में वो कुछ भी जानते हैं। और जैसे ही उन पर नज़र बना के रखते हैं, यहाँ से दिल्ली तक काफ़ी लंबा सफ़र था, आगरा से दिल्ली का 4 घंटे से ऊपर का सफ़र था। 4 घंटे बीतने के बाद अब ट्रेन पहुँच चुकी थी दिल्ली। दिल्ली में जैसे ही ये लोग उतरते हैं, इनको आर्मी वाले वहीं पे दबोच लेते हैं और जो रेलवे पुलिस रहती है उसको सौंप दिया जाता है। और बताते हैं अखबार को दिखाते हुए कि सर इनके बारे में थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए, कहीं ये वही क्रिमिनल तो नहीं है जो भटके भटके फिर रहे हैं, जो फरार हैं, गीता और संजय केस के जो दोषी हैं, कहीं ये वही तो नहीं है, थोड़ा इनको आप वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद रेलवे पुलिस इस बात को काफ़ी सीरियस लेती है और इस बात को दिल्ली पुलिस से शेयर करती है। और ये जो व्यक्ति है दिल्ली पुलिस को वो लोग सौंप देते हैं रेलवे वाले। अब दिल्ली पुलिस के हाथ जैसे ही ये व्यक्ति लगते हैं, दिल्ली पुलिस तो वैसे भी इस मामले की जांच कर ही रही थी, वो देखते ही पहचान जाते थे, वो देखते ही पहचान चुके थे कि ये वही व्यक्ति हैं, रंगा और बिल्ला। दोस्तों रंगा और बिल्ला को पुलिस पकड़ लेती है और इनसे सारी पूछताछ की जाती है। सब कुछ पता चल चुका था, कैसे कैसे केस हुआ था। अब उसके बाद इनको अदालत में पेश कर दिया जाता है, निचली अदालत में पेश किया जाता है। वहाँ से इनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। उसके बाद हाई कोर्ट में पेश किया जाता है, वहाँ से भी इनको फांसी की ही सज़ा सुनाई जाती है। अब ये लोग मामला सुप्रीम कोर्ट तक खींचते हैं, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे फांसी की सज़ा पे मोहर लगा दिया था। दोस्तों इनके पास एक ही चारा बचे था अब, जो थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास भी ये लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन देश में जितना बिगड़ा हुआ माहौल था और जिस जैसे हालात चल रहे थे इस केस को लेकर के, तो राष्ट्रपति भी क्या करते, उन्होंने भी इन लोगों की याचिका को खारिज करते हुए और को सुप्रीम कोर्ट के फैसला में ही अमल रहने के लिए बोल दिया गया। जैसे कि 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, तो किस तरह से हमारा देश जल रहा था, किस तरह से आक्रोश में था, उसी तरह ये 1982 का केस है, ठीक इसी तरह इसमें भी हुआ था। और पूरी देश की जनता सिर्फ एक ही मांग थी, जो कि रंगा और बिल्ला की फांसी। दोस्तों रंगा और बिल्ला का इकलौता ऐसा केस है जो काफ़ी फास्ट हुआ है, काफ़ी फास्ट इसमें सुनवाई हुई है। दोस्तों जो फांसी की डेट आ गई थी 1982, जैसे कि हम आपको पहले ही बता रहे थे। अब हम इनकी फांसी से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों की आपस में जब बकवास हो रही थी कि एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से फांसी हो रही है मुझे, और रंगा जो है वो बिल्ला को ऐसे ही बोल रहा है, बिल्ला रंगा को बोल रहा है। ऐसे ही चल रहा था। अब इनका टाइम पूरा हो जाता है। इनको दोस्तों फांसी पे चढ़ाने से पहले वहाँ जज साहब आते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी वसीयत किसी के नाम करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, लेकिन ये लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं हमें कोई वसीयत नहीं करवानी है। उसके बाद मामले को आगे बढ़ा दिया जाता है, जिसमें से रंगा के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी
फांसी से ठीक पहले जो रंगा था उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। अब दोस्तों पहले फांसी जो है बिल्ला को दी जाती है, जिसमें से जल्लाद आते हैं, मौजूद वहीं पे खड़े रहते हैं। फांसी का जैसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। जो जिस धर्म का व्यक्ति है उसको उसी प्रोसेस से और उसी परंपराओं के तहत उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। अब दोस्तों जल्लाद भी वहीं पे मौजूद थे। पहले बिल्ला को फांसी पे चढ़ाया जाता है और जैसे ही हटका गिराते हैं उसके 5 मिनट बाद बिल्ला दुनिया को अलविदा कह देता है। अब बारी थी रंगा की। रंगा के चेहरे पे अभी भी कोई सिकन नहीं थी, जबकि 1 मिनट बाद उसकी मौत निश्चित थी। अब दोस्तों उसको भी काला कपड़ा डाल दिया जाता है चेहरे पे और उसको भी तैनात कर दिया जाता है। जैसे ही इशारा होता है जो जल्लाद होते हैं वो हटका गिरा देते हैं। अब 5 मिनट तक रंगा लटकता रहता है। उसके बाद उसको नीचे उतार दिया जाता है और डॉक्टरों की टीम भी वहीं मौजूद रहती है। जो कि वहाँ डॉक्टरों की टीम मौजूद रहती है वो दोषी की मृत्यु को निश्चित करते हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र बना करके दे देते हैं। दोस्तों उसके बाद डॉक्टरों की टीम रंगा को जाकर के चेक करती है। 5 मिनट लटकने के बाद रंगा अब भी जिंदा था। डॉक्टर उसको बोलते हैं कि ये मरा नहीं है। अब दोस्तों वो सोचते हैं कि शायद कोई चूक हो गई होगी। उसको दोबारा से वापस फांसी पे फिर से लटका दिया जाता है। अब फिर से फांसी पे 2 घंटे तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 2 घंटे तक वहीं लटकता रहता है। अब 2 घंटे बाद तो सबको ये था कि अब तो कोई चांस ही नहीं है इसके बचने के, पक्का पूरी तरह से इसकी जान निकल गई होगी। अब 2 घंटे के बाद उसको फिर से नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद वही डॉक्टरों की टीम उसको फिर से जा कर के चेक करती है। अब उसके बाद डॉक्टर उसको चेक करते हैं और डॉक्टरों को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रंगा जो था वो अभी भी जिंदा था। अभी भी उसकी नब्ज वगैरह चल रही होती हैं। अब जितना स्टाफ था पूरा सदमे में था कि यार ये हो क्या रहा है। भारत के इतिहास में आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दोषी फांसी पे चढ़ा दें और 2-2 घंटे में न मरे, 2-2 बार चढ़ाएं फिर भी न मरे। दोस्तों उसको आखिरकार फिर से फांसी पे लटकाया जाता है और इस बार अब वहाँ नीचे एक आदमी को भेज दिया जाता है। जहाँ पे ढक्कन खुलता है और बंदा नीचे गिर जाता है, वहीं नीचे एक बंदा खड़ा रहता है और जब रंगा को लटका दिया जाता है वो नीचे से पैरों को पकड़ के लटक जाता है। 5 मिनट तक वो लटका रहता है ऐसे ही। उसके बाद उसको फिर से वापस नीचे उतारा जाता है रंगा को, और अब इस बार डॉक्टरों ने भी उसकी आई रेटिना वगैरह चेक करते हैं और इस बार उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी ये थी रंगा और बिल्ला की। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और दोस्तों हमारी इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। ये कहानी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसलिए शेयर कर रहे थे कि सब कोई जान सके रंगा बिल्ला क्या थे और उन्होंने क्या क्राइम किया था। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।